हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा। वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो बच्चा, कल हम लोगों ने स्टार्ट करा था हमारा चैप्टर नंबर 11 मार्केटिंग मैनेजमेंट। क्या क्या पढ़ा था कल हम लोगों ने? मार्केटिंग का मीनिंग, मार्केटिंग मैनेजमेंट का मीनिंग, मार्केटिंग के फीचर्स, प्लस सबसे इंपॉर्टेंट मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफीज। तो यहाँ तक की सारी चीजें हम लोगों ने काफी डिटेल में एग्जाम्पल्स की हेल्प से पढ़ ली। अब आज हम लोग करेंगे इस चैप्टर का हमारा पार्ट 2 और आज हम लोग बात करेंगे फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। शुरू करें फटाफट से। तो देखो, हमारे पास में मार्केटिंग के 12 फंक्शंस है। मार्केटिंग के फंक्शंस मतलब जो भी मार्केटर है, यानी कि प्रोड्यूसर है, सेलर है, वो कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करता है। पहला फंक्शन आता है हमारे पास में गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन। इसे हम मार्केट रिसर्च भी बोलते हैं। सबसे पहले है मार्केट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को गैदर करना, यानी कि इकट्ठा करना, फिर उस इंफॉर्मेशन को अच्छे से एनालाइज करना, यानी कि समझना। तो देखो, जो मार्केटर होता है वो सबसे पहले मार्केट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को गैदर करता है कि यार हमारे कस्टमर की क्या नीड्स हैं, क्या वांट्स हैं, हमारा कस्टमर हमसे कैसा प्रोडक्ट या सर्विस चाहता है। ये काम कर लिया। अब आप उसके अकॉर्डिंग सारे डिसीजंस लोगे ताकि आप सक्सेसफुली अपने प्रोडक्ट और सर्विस को बेच सको, वो भी प्रॉफिट्स पर। समझ में आया? तो इसमें मेन चीज जो होती है वो होती है स्वॉट एनालिसिस। मैम, स्वॉट एनालिसिस क्या है? देखो, स्वॉट एनालिसिस का मतलब है, ऐसे होता है स्ट्रेंथ। जो मार्केटर है वो देखता है कि यार हमारी स्ट्रेंथ क्या है, वो अपने अंदर झांक कर देखता है कि यार मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मान लो जो मार्केटर है वो अच्छा खाना बना सकता है, तो वो सोचेगा यार मैं मेरा कोई कैफे खोल सकता हूँ, कोई खुद की छोटी मोटी खाने की दुकान खोल सकता हूँ। तो वो देखेगा यार मेरी स्ट्रेंथ क्या है। चलो भाई, स्ट्रेंथ का पता चल गया। W का मतलब है वीकनेस। वो ये भी देखता है मेरी वीकनेस क्या है, कहां पर मैं कमजोर पड़ सकता हूं, कि मैं कस्टमर्स के साथ में सही से डील नहीं कर सकता, थोड़ा सा लैंग्वेज इशू है, कम्युनिकेशन इशू है। तो वो अपनी वीकनेस को भी एनालाइज करता है, उसके ऊपर काम करता है। फिर वो अच्छे से मार्केट को देखता है। स्ट्रेंथ और वीकनेस मतलब उसने खुद के अंदर झांक कर देखा है। अब वो मार्केट में देखता है क्या क्या अपॉर्चुनिटीज उसके सामने अवेलेबल हैं। यार मैं किन अपॉर्चुनिटीज मेरे सामने अवेलेबल है जिनका मैं फायदा उठा सकता हूँ, कि कस्टमर इस चीज की डिमांड कर रहा है और इस चीज को मार्केट में कोई और सेल नहीं कर रहा, तो मैं इस चीज को, इस प्रोडक्ट को सेल करता हूँ, कस्टमर्स को सबसे पहले सेटिस्फाई करता हूँ। तो उसने अपॉर्चुनिटीज देखी। जिस तरह से अपॉर्चुनिटीज होती है उस तरह से मार्केट के अंदर थ्रेट्स भी होते हैं। वो देखता है यार कौन कौन से थ्रेट्स है, यानी कि मेरा कॉम्पिटिटर कौन है मार्केट के अंदर, मेरे कॉम्पिटिटर ने कोई पॉलिसी चेंज कर दी, वो कस्टमर को डिस्काउंट दे रहा है, मेरे कस्टमर्स मेरे कॉम्पिटिटर के पास में जा रहे हैं, तो मार्केट में कौन कौन सी नेगेटिव चीजें यानी कि थ्रेट्स उसके सामने अवेलेबल हैं। तो वो अच्छे से मार्केट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को गैदर करेगा, उसे अच्छे से एनालाइज करेगा, समझेगा, प्रॉपर स्वॉट एनालिसिस करेगा। So it is necessary to identify the needs of the customers and take various decisions for the successful marketing of the product and service। अच्छे से कस्टमर की नीड्स को आइडेंटिफाई करना, फिर अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग अच्छे से करना, अपने प्रोडक्ट का अच्छे से प्रमोशन करना ताकि लोग आपके प्रोडक्ट को परचेज करें। और यहाँ पर क्या करा जाता है? स्वॉट एनालिसिस। आप देखोगे आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, मार्केट में आपके सामने क्या क्या अपॉर्चुनिटीज और कौन कौन से थ्रेट्स हैं जो आपके लिए सिग्नल का काम करेंगे, अर्ली वार्निंग सिग्नल का काम करेंगे। समझ में आ गया पहला? सेकंड फंक्शन आता है हमारे पास में मार्केटिंग प्लानिंग। अब जो मार्केटर है वो मार्केट से रिलेटेड क्या करता है? प्लानिंग करता है। देखो, मार्केटर के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, बहुत सारे मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स है, वो कुछ ना कुछ अचीव करना चाहता है। अब अगर आपको अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं तो आपको उसके लिए क्या करने पड़ेंगी? प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर यही आता है मार्केट से रिलेटेड प्लानिंग करना। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपका गोल है कि अभी तक आपका मार्केट में 10% शेयर है, आप अपने शेयर को इंक्रीज करके 20% करना चाहते हो, 30% करना चाहते हो, तो उसके लिए आप प्लानिंग करोगे कि यार किस तरह से मुझे मेरा प्रोडक्शन इंक्रीज करना है। चलो भाई, प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया, अब किस तरह से मुझे मेरे प्रोडक्ट का प्रमोशन करना है, कैसे एडवर्टाइजमेंट करनी है, या फिर मुझे पर्सनल सेलिंग करनी है, घर घर जाकर कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना है। तो वही क्या है? मार्केट प्लानिंग है। मार्केटर हैज टू डेवलप अप्रोप्रिएट मार्केटिंग प्लान्स, प्रॉपर प्लान्स बनाना ताकि वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके। समझ में आ गया? थर्ड पॉइंट आता है हमारे पास में प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट। अब सही है, आपको कस्टमर की नीड्स का पता चल गया अच्छे से। अब आप अपना प्रोडक्ट डिजाइन करोगे, प्रोडक्ट को डेवलप करोगे। प्रोडक्ट डिजाइनिंग में भाई ध्यान रखना है, जितना अट्रैक्टिव आपका प्रोडक्ट लगेगा ना, उतनी ही आपके प्रोडक्ट की सेल्स इंक्रीज होंगी। ऐसा बेसिकली बच्चों के आइटम्स में होता है, या फिर स्टेशनरी आइटम्स में होता है, या फिर बच्चों के जो चिप्स कुरकुरे आते हैं, किंडर जॉय वगैरह है, चॉकलेट्स है, इसमें होता है।
जितना अट्रैक्टिव आपका प्रोडक्ट दिखेगा, उसकी डिजाइन जितनी अट्रैक्टिव होगी, उतना ही उसकी सेल्स क्या होंगी, इंक्रीज होंगी. So design of the product contributes to making the product attractive to the target customers. Good design can improve performance of the product. हमें पता है अगर प्रोडक्ट की डिजाइन अच्छी होगी, कार की डिजाइन अच्छी है, बाइक की डिजाइन अच्छी है, तो आप अपने कॉम्पिटिटर्स से आगे निकल सकते हो. इजी पीजी पॉइंट है. फोर्थ पॉइंट आता है स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग. ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इसमें दो बातें, पहली बात है स्टैंडर्डाइजेशन, दूसरी बात है ग्रेडिंग. देखो, स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब है आपने अपने प्रोडक्ट के लिए पहले से स्पेसिफिकेशन सेट कर रखे हैं, यानी कि प्री डिटरमाइंड स्पेसिफिकेशंस है. इसका मतलब है आपने प्रोडक्ट के लिए स्पेसिफिकेशन सेट कर रखे हैं कि अगर ये प्रोडक्ट हमें बनाना है तो इस पर्टिकुलर तरह का हम रॉ मटेरियल यूज करेंगे, इस पर्टिकुलर तरह की ही हम लेबर यूज करेंगे, इस पर्टिकुलर तरह का ही हमारा वर्किंग एनवायरनमेंट होगा, प्रोडक्ट की पैकेजिंग ऐसी ही होगी, प्रोडक्ट को इतने ही प्राइस में बेचना है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस बोरोप्लस की बात करूं, पर्टिकुलरली मैं इतने ही रुपए वाले बोरोप्लस की बात कर रही हूं. अब ये बोरोप्लस आप चाहे जयपुर से लो, चाहे आप एमपी से लो, मैं चाहे यहाँ बैंगलोर से लूं, चाहे आप कश्मीर से लो, चाहे आप आसाम से लो, पंजाब से लो, हरियाणा से लो, कहीं से भी लो, अगर ये पर्टिकुलर प्राइस वाला बोरोप्लस आप खरीद रहे हो तो ऐसा ही मिलेगा. पैकेजिंग भी ऐसी ही होगी, प्राइस भी सेम होगी. प्राइस का हो सकता है एक दो दुकान पर डिफरेंस आए, जैसे डी मार्ट में सस्ता मिल जाता है. इसके अंदर का प्रोडक्ट भी एकदम सेम होगा, सब कुछ सेम होगा. तो आपने जो प्रोडक्ट बनाया है वो एकदम यूनिफॉर्म है, एकदम सेम टू सेम है, एकदम आइडेंटिकल है. चाहे आप कहीं से भी परचेज कर लो, दूसरी कंट्री से ही क्यों ना परचेज कर लो. तो ये जो प्रोडक्ट है ये कैसा है, प्री डिटरमाइंड स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग है. सारी चीजें आपने पहले से स्पेसिफाई करी थी, उसके अकॉर्डिंग आप प्रोडक्ट बना रहे हो. सेम रॉ मटेरियल, सेम लेबर, सेम वर्किंग एनवायरनमेंट, सब कुछ सेम है. तो यहाँ पर क्या आती है, यूनिफॉर्मिटी आती है कि प्रोडक्ट एकदम यूनिफॉर्म बनेगा, एकदम सेम टू सेम बनेगा. आपके आउटपुट में एक कंसिस्टेंसी आती है कि आपका आउटपुट एकदम कंसिस्टेंट, एकदम सेम टू सेम मिलेगा. तो इसकी वजह से हम बायर्स को एक अश्योरेंस मिलती है कि इस बोरोप्लस को अगर हम कहीं से भी परचेज करें, हमें सेम क्वालिटी मिलेगी, हमें उसी प्राइस पर मिल जाएगा, लगभग सेम तरह की पैकिंग होगी. इनफैक्ट हम पैकेजिंग देखकर हमारे प्रोडक्ट को पहचान सकते हैं. So standardization refers to producing goods of predetermined specifications which brings uniformity and consistency in the output. It ensures buyers that the goods conform to the predetermined standards of quality. हम एकदम assured रहते हैं कि हमारा प्रोडक्ट इस क्वालिटी का होगा. मान लो आपको iPhone 16 परचेज करना है, एक पर्टिकुलर iPhone 16 आपको परचेज करना है, पर्टिकुलर कलर वाला. अब आप कहीं से भी परचेज कर लो, चाहे आप दुबई से खरीद कर ले आओ, चाहे इंडिया से ले लो, सेम टू सेम मिलेगा ना, क्योंकि ये क्या है, स्टैंडर्डाइजेशन है. समझ में आ गया. कस्टमर को क्वालिटी को लेकर एक अश्योरेंस मिल रही है. दिस इज स्टैंडर्डाइजेशन. दूसरी चीज आती है ग्रेडिंग. प्रोडक्ट को ग्रेड्स में डिवाइड कर देना, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड. राइस की अगर हम बात करें तो राइस की भी ग्रेड्स होती है. सबसे बढ़िया वाला राइस, ठीक है, बासमती राइस हो गया, कोहिनूर हो गया, या फिर थोड़ा डाउन चल जाओ, डोसा वाले राइस हो गए, और डाउन चल जाओ, खिचड़ी वाले राइस हो गए. होता है ना इस तरह से, एक तो बड़े बड़े होते हैं एकदम, एक एकदम छोटे छोटे से होते हैं, टुकड़ी वाले राइस. तो ये क्या है, प्रोडक्ट को अलग अलग ग्रेड्स में डिवाइड करना. आप ग्रेड्स में आप डिवाइड कर रहे हो तो क्वालिटी के हिसाब से भी कर सकते हो. सबसे बढ़िया क्वालिटी, उससे लो क्वालिटी, उससे लो क्वालिटी, प्राइस में भी डिफरेंस आएगा. आप वेट के अकॉर्डिंग, साइज के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, 5 किलो, 2 किलो, 1 किलो, इस तरह से. सो ग्रेडिंग रेफर्स टू क्लासिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट इनटू डिफरेंट ग्रुप्स में आप प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहे हो उसकी क्वालिटी, उसके साइज वगैरह के बेसिस पर. ये भी मार्केटिंग का फंक्शन है. फिफ्थ फंक्शन आता है हमारे पास में पैकेजिंग एंड लेबलिंग. सबसे आसान है. अब आप अपने प्रोडक्ट का पैकेट डिसाइड करते हो. अब पैकेट जो है वो रैपर भी हो सकता है, वो इस तरह का भी हो सकता है, वो कार्टन, वो बॉक्स भी हो सकता है. पैकेजिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. पैकेजिंग को बोला जाता है एक साइलेंट सेल्समैन होता है पैकेजिंग. अगर आपकी पैकेजिंग अट्रैक्टिव है, सुंदर सा पैकेट आपने बनाया है, तो वो अपने आप में एक प्रमोशनल टूल का काम करेगा. लोग पैकेट देखकर आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे. मैंने बताया बच्चों के आइटम्स में ऐसा सबसे ज्यादा होता है, स्टेशनरी आइटम्स में ऐसा सबसे ज्यादा होता है. जो चीज जितनी ज्यादा क्यूट लग रही है, प्यारी सी लग रही है, कस्टमर उस चीज को परचेज करता है. स्पेशली गर्ल्स या फिर छोटी लड़कियां, टीनेजर्स तक की मैं बात कर रही हूँ. जितनी क्यूट पैकेजिंग है, कस्टमर उतना ही उसके टूवर्ड्स अट्रैक्ट होगा. So packaging refers to designing and developing the package for the product. ये जो पैकेट है, वो जो प्रोडक्ट है उसे मॉइस्चर से बचाता है, सनलाइट से बचाता है, इंसेक्ट से, चूहे वगैरह से बचाता है. तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट तो कर रहा है, साथ में प्रमोशनल टूल का काम कर रहा है कि लोग प्रोडक्ट की पैकेजिंग देखकर आपका प्रोडक्ट खरीद रहे हैं. समझ में आ गया. वहीं लेबलिंग का मतलब है पैकेजिंग के ऊपर जो रिटन इंफॉर्मेशन होती है,
जैसे ये किंडर जॉय लिखा है, प्रोडक्ट का नाम है, प्रोडक्ट के ब्रांड नेम है, सेलर का नाम है, खाने की चीज़ है तो इंग्रेडिएंट्स मेंशन है, एक्सपायरी डेट मेंशन है, प्राइस मेंशन है, कस्टमर केयर वाला नंबर मेंशन है। तो जितनी भी रिटर्न इन्फॉर्मेशन होती है उसे हम लोग बोलते हैं लेबलिंग। क्या कहते हैं? लेबलिंग। तो डिजाइन एंड डेवलपिंग द लेबल टू बी पुट ऑन द पैकेज। चमका अच्छे से, इसके बारे में सोचना। 6th आता है ब्रांडिंग। अब मार्केटर सोचता है कि यार मैं मेरे प्रोडक्ट को जेनेरिक नेम से बेचूं या फिर मेरे प्रोडक्ट को मैं एक स्पेशल नाम दे दूं, यानी कि ब्रांड नेम दे दूं। मैम ये क्या होता है? देखो मेरे को मान लो पेन सेल करना है, तो एक तो मैं पेन को पेन के नाम पे बेच रही हूँ, ये ले लो पेन, ले लो पेन, ले लो पेन, ले लो। एक मैंने मेरे पेन को स्पेशल नाम दे दिया ट्राईमैक्स। समझ पा रहे हो? अगर मैं पेन को पेन के नाम से बेच रही हूँ, वो क्या है? जेनेरिक नेम है, मतलब उस प्रोडक्ट को जाना ही उस नाम से जा रहा है, पेन के नाम से। लेकिन अगर मैंने मेरे पेन को स्पेशल नाम दे दिया ट्राईमैक्स, वो क्या है? ब्रांडिंग है। समझ पा रहे हो? चॉकलेट है, अब एक तो मैं बोल रही हूँ चॉकलेट चॉकलेट चॉकलेट, मैं मेरे प्रोडक्ट को चॉकलेट के नाम से बेच रही हूँ, जेनेरिक नेम है। मैंने चॉकलेट को मेरी ब्रांड दे दी, जैसे डेयरी मिल्क दे दी है ना, किट कैट दे दिया, अमूल वाली चॉकलेट, वो क्या है? ब्रांड नेम है। जैसे मैं बोल रही हूँ टूथपेस्ट, टूथपेस्ट जेनेरिक नेम है, लेकिन टूथपेस्ट में मैं बोल रही हूँ पेप्सोडेंट हो गया, कोलगेट हो गया, वो क्या है? ब्रांड नेम है। सो मार्केटर डिसाइड करता है कि वो अपने प्रोडक्ट को जेनेरिक नेम से बेचेगा, पंखे को पंखे के नाम से बेच रहा है, पैन को पैन के नाम से बेच रहा है, चॉकलेट को चॉकलेट के नाम से बेच रहा है, या फिर वो अपने प्रोडक्ट को एक स्पेशल ब्रांड नेम देगा। अगर आप ब्रांड नेम दे देते हो तो आपका प्रोडक्ट को एक डिफरेंशिएशन मिल जाता है, लोग आपके प्रोडक्ट को आपके कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। समझ में आ गया? 7th आता है कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज। अब देखो मार्केटर का मेन काम प्रोडक्ट को बेचना ही नहीं है, कस्टमर को अदर सपोर्ट सर्विसेज भी देना है। दूसरी सपोर्ट सर्विसेज मतलब आफ्टर सेल सर्विसेज। अगर आप एसी वगैरह बेच रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक आइटम बेच रहे हो, तो आफ्टर सेल सर्विसेज होती है कि बंदा इंस्टॉल करने आएगा, कल को अगर कोई खराबी हो गई तो वो मेंटेनेंस सर्विसेज भी हमें देता है, कस्टमर की कंप्लेंट सुनना, और साथ में कुछ एडजस्टमेंट जैसे रिप्लेस की फैसिलिटी होती है, वारंटी वगैरह होती है, रिपेयर फैसिलिटी वगैरह, एक्सचेंज फैसिलिटीज़ वगैरह उसे देना, कस्टमर को क्रेडिट सर्विसेज देना कि वो क्रेडिट कार्ड ईएमआई वगैरह के थ्रू पे कर सके, मेंटेनेंस सर्विसेज देना, टेक्निकल सर्विसेज देना, कस्टमर्स को इन्फॉर्मेशन सप्लाई करना। ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज में। अगर कस्टमर हमारा सेटिस्फाइड है, दोबारा हमारी दुकान पर आएगा, रिपीट सेल्स होंगी, खुद तो आएगा, 4 दोस्तों को और बताएगा, हमारे कस्टमर्स भी ग्रो करेंगे। ये मार्केटिंग का फंक्शन हो गया। फिर मार्केटिंग के अंदर आता है प्रोडक्ट की प्राइस डिसाइड करना। प्राइस मतलब कस्टमर उस चीज़ के लिए कितना पे करेगा। Price of a product refers to amount of money customer have to pay to obtain a product। अब देखो जब आप प्राइस डिसाइड कर रहे हो तो बहुत सारे फैक्टर्स को आप दिमाग में रखोगे कि आपकी खुद की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी आ रही है, खुद की कॉस्ट ज़्यादा आ रही है, प्रोडक्ट भी महंगा होगा, कॉस्ट का में प्रोडक्ट सस्ता होगा। आपके कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट को कितने में बेच रहे हैं, कॉम्पिटिटर्स के अकॉर्डिंग सोचोगे। आप देखोगे आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, सुपीरियर क्वालिटी का प्रोडक्ट है तो ऑब्वियस सी बात है महंगा होगा। और प्राइस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मान लो आपने प्राइस को हल्का सा भी इंक्रीज करा, हो सकता है आपके जो कस्टमर्स हैं वो आपके कॉम्पिटिटर के पास में शिफ्ट कर जाएं। सो डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विस इज रिलेटेड टू इट्स प्राइस। मार्केटर हैव टू प्रॉपरली एनालाइज द फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट। जब आप प्राइस डिसाइड कर रहे हो तो प्राइस को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं उन्हें आपको दिमाग में रखना है। 9th आता है प्रमोशन। प्रमोशन मतलब अपने कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना, उन्हें कन्विंस करना कि वो आपका प्रोडक्ट खरीदे, उनके अंदर एक चाबी भरना कि वो आपका प्रोडक्ट खरीदे। समझ पा रहे हो? प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस इन्वॉल्व इन्फॉर्मिंग द कस्टमर्स अबाउट द फर्म्स प्रोडक्ट। कस्टमर्स को आपके प्रोडक्ट के बारे में बताना कि प्रोडक्ट के क्या फीचर्स है, प्रोडक्ट की क्या प्राइस है, आपका प्रोडक्ट आपके कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट से बेहतर कैसे है, और उन्हें परसुएड करना, उन्हें कन्विंस करना कि वो आपका प्रोडक्ट परचेज करे। अब प्रमोशन में 4 चीज़ें आती है। आप एडवर्टाइजमेंट करवा सकते हो टीवी, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स में। आप पर्सनल सेलिंग कर सकते हो कि खुद अपना प्रोडक्ट कस्टमर को बेचो, जैसे डोर टू डोर आपने अपने बंदे को भेज दिया, सेल्समैन को, वो घर घर जाके सर्फ बेच रहा है, घर घर जाके साबुन बेच रहा है, चाय बेच रहा है, पर्सनल सेलिंग है। पब्लिसिटी के लिए आप क्या कर सकते हो, जैसे जैसे बड़ी बड़ी ब्रांड्स के लोग होते हैं, ओनर्स वगैरह, फाउंडर्स है, वो कुछ ना कुछ पब्लिसिटी स्टंट कर देते हैं, मीडिया में अपनी कोई बात लीक कर देते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह करते हैं, एक अच्छी इमेज बना के रखते हैं। साथ में आप अपनी सेल्स को प्रमोट करने के लिए अलग अलग हथियारों को यूज़ करते हो, जैसे स्पेशल डिस्काउंट दोगे, बाय 1 गेट 1 फ्री दोगे, आप फ्री सैंपल्स कस्टमर्स को ऑफर करोगे, 1 GB डेटा आपने दे दिया, लॉटरी वगैरह लग गई, लंदन भेज रहे हो किसी को, तो ये सब किस में आता है? प्रमोशन के अंदर आता है। 10th आता है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन।
फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब इसके अंदर क्या चीजें आती हैं, इसमें दो चीजें आती हैं। पहला है चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में आप सोचते हो कि आप अपना प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर तक कैसे पहुंचाओगे। आप एक मैन्युफैक्चरर हो, आपने प्रोडक्ट बनाया है, आप अपना प्रोडक्ट होलसेलर को दोगे, होलसेलर रिटेलर को देगा, रिटेलर किसको देगा, अल्टीमेट कस्टमर को। या फिर मान लो बहुत बड़े लेवल पर आप काम कर रहे हो, पूरे देश के लेवल पर काम कर रहे हो, तो मैन्युफैक्चरर एजेंट को देगा, एजेंट होलसेलर को, होलसेलर रिटेलर को, रिटेलर कस्टमर को। तो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, किस तरह से आप अपने प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाओगे, बीच में किन किन इंटरमीडियरीज का आप यूज कर रहे हो, होलसेलर्स का, रिटेलर्स का, एजेंट्स का। एक तो ये चीज, प्लस फिजिकल मूवमेंट किस तरह से होगा, जो चीज है वो प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से प्लेस ऑफ कंजम्पशन तक कैसे पहुंचेगी। चाहे आसाम में बनी है तो वो आसाम से पूरे देश में कैसे पहुंचेगी, रोडवेज के थ्रू, रेलवेज के थ्रू, एयरवेज के थ्रू, वाटरवेज के थ्रू, किस तरह से पहुंचेगी। समझ में आया। सो इसमें इंपॉर्टेंट डिसीजंस आते हैं, कितना इन्वेंट्री हमें मैनेज करना है, कितना स्टॉक अपने पास में रखना है, कैसे चीज़ों को स्टोर करना है, कौन से वेयर हाउस में स्टोर करना है, किस तरह से चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन होगा एक जगह से दूसरे जगह पर। सब चीज़ें किस में आती हैं, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। फिर आता है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन पीछे वाले में कवर हो गया कि जो चीज है वो एक जगह से दूसरी जगह पर कैसे पहुंचेगी। मतलब पीछे वाले में जो मेन था वो था चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कि हम बीच में कौन से इंटरमीडियरीज को यूज कर रहे हैं, होलसेलर्स, रिटेलर्स, एजेंट्स वगैरह। और इसमें मेन चीज है कि वाकई में ट्रांसपोर्टेशन किस तरह से होगा, फिजिकल मूवमेंट किस तरह से होगी। जैसे चाय का प्रोडक्शन आसाम में हो रहा है, प्लेस ऑफ प्रोडक्शन आसाम है, लेकिन प्लेस ऑफ कंजम्पशन तो ऑल ओवर द इंडिया, इनफैक्ट दूसरे देशों में भी चाय का कंजम्पशन हो रहा है। तो किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन होगा, रेलवेज के थ्रू, रोडवेज के थ्रू, या फिर वाटरवेज, शिप्स वगैरह के थ्रू होगा, एयरवेज के थ्रू होगा, किस तरह से होगा। गुड्स आर नॉट नेसेसरीली कंज्यूम्ड एट द सेम प्लेस वेयर दे आर प्रोड्यूस्ड। हमें पता है प्लेस गैप होता है हमेशा। प्लेस गैप मतलब प्रोडक्शन किसी जगह हो रहा है, कंजम्पशन किसी दूसरा जगह पर हो रहा है, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे हम, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी। और लास्ट आता है स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग। ऑब्वियस ही बात है, जैसे ही गुड्स का प्रोडक्शन हो गया, गुड्स सेल नहीं होते। पीछे वाले में प्लेस गैप था, यहाँ पर टाइम गैप होता है। प्रोडक्शन अभी हो रहा है, कंजम्पशन हो सकता है 4 महीने बाद में हो। टाइम गैप होता है प्रोडक्शन और कंजम्पशन के बीच में, तो उस बीच में गुड्स को स्टोर करना ज़रूरी है। आपको गुड्स को इंसेक्ट से बचाना है, या फिर चूहे वगैरह से बचाना है, सनलाइट से बचाना है, मॉइस्चर से बचाना है, फंगस वगैरह से बचाना है, अलग अलग चीज़ों से बचाना है। तो उन्हें प्रोटेक्ट करना है ताकि जब डिमांड आए तब आप अपने प्रोडक्ट को बेचो। सो इन ऑर्डर टू मेंटेन स्मूथ फ्लो ऑफ प्रोडक्ट, जब डिमांड आए तब आपके प्रोडक्ट का स्मूथ फ्लो हो, उसके लिए ज़रूरी है आप अपने गुड्स को प्रॉपर्ली स्टोर करो। स्टोर करने के लिए जो फर्म्स हैं, जो मार्केटर है, वो खुद का वेयर हाउस, गोडाउन भी यूज़ करते हैं। वो चाहें तो पब्लिक वेयर हाउसेस, गवर्नमेंट वेयर हाउसेस को भी यूज़ कर सकते हैं, ताकि प्रोडक्ट सेफ रहे, फ्रेश रहे, जब डिमांड आए तब उस प्रोडक्ट को अच्छी प्राइस पर बेचा जा सके। समझ में आ गया। जैसे वुलन क्लोथ की अगर हम बात करें तो डिमांड तो सर्दियों में होगी, लेकिन प्रोडक्शन तो साल भर होता है ना। कूलर की, एसी की बात करें, डिमांड गर्मियों में होगी, लेकिन प्रोडक्शन तो साल भर होगा। उन्हें स्टोर करके रखा जाता है, जब डिमांड आती है तब बेचते हैं। क्लियर हो गया एकदम। तो देखो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या कर लिया, आज हम लोगों ने मार्केटिंग के 12 फंक्शंस कंप्लीट कर लिए। अगेन ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट था। प्लस अगर ये नोट्स आपको चाहिए, ये सारे नोट्स आपको एप्लीकेशन पर मिलेंगे, जिसका नाम है नेहा जांगिड क्लासेस। हालांकि पेड नोट्स हैं, क्योंकि प्रिंटेबल नोट्स है यार, आप इन्हें डाउनलोड करके इनका प्रिंट आउट निकलवा सकते हो बहुत आराम से। और बहुत सारे लोग ऑब्जेक्शन करते हैं कि मैम आपके नोट्स पेड क्यों है। बच्चा एक चीज़ कंसिडर करना, मैं यूट्यूब पर एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रही हूँ। जैसा मैं पेड क्लासेस में पढ़ा सकती हूँ, जितना डिटेल में, उतना डिटेल में मैं यूट्यूब पर पढ़ा रही हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका मैं कुछ चार्ज नहीं कर रही। बट एट दी एंड ऑफ द डे हम सबको कुछ ना कुछ अर्न करना पड़ता है यार, अपनी फैमिली चलाने के लिए। हम सब कुछ ना कुछ अर्न करते हैं। आप सबके पेरेंट्स हैं, वो काम फ्री में तो नहीं कर रहे होंगे, सबको कुछ ना कुछ सैलरी वगैरह मिलती है अपना घर चलाने के लिए। तो सेम इसी तरह से इट इज़ ऑल्सो माई सोर्स ऑफ इनकम। मैं यहाँ पर सब कुछ फ्री में दे रही हूँ। जैसा मैं पेड क्लासेस में पढ़ा सकती थी, लोग ऐसा करते हैं कि यूट्यूब पर हल्का हल्का पढ़ाते हैं, फिर पेड क्लासेस में डिटेल में पढ़ाते हैं। मैं आपको यहाँ पर डिटेल में पढ़ा रही हूँ, सिर्फ नोट्स आपके पेड है, वो भी कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, बहुत मेहनत से मैंने बनाए हैं। सो इफ़ यू वांट यू कैन परचेज। आपका जो फीडबैक होता है प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट्स। आई विल सी यू टुमारो। लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।